हेलो दोस्तों, जोहार झारखंड। कैसे हैं आप सब? आप लोग की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे एवं आपकी फैमिली ठीक होंगे। ये इस सीरियल में जहां तक मैंने आपको पढ़ाने की सभी विषय के बारे में बताया था दोस्तों, तो आज मैं नागपुरी लोक कथा का विषय जो है तिरिया चरित, उसके बारे में हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। मैं नागपुरी में लिखा हुआ पुस्तक है, लेकिन मैं आप लोग को आसान भाषा में समझने हेतु कम समय में हिंदी में समझ पाए, इसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। नागपुरी का जो चैप्टर है तिरिया चरित। एक राज्य में एक राजा थे, सो अपन बेटा को बहुत पढ़ाया। राजकुमार इतना विद्वान आपने हुआ, आप मतलब उसको पापा इतना पढ़ाए कि 200 उसके बराबर विद्या में नहीं कर पाया। वो जितना विद्या उसको सीखने का था उस सब को सीख पूरा किया अपना विद्या। उसके बाद राजा उसको शादी कर देता है और उसके बाद राजकुमार जो भी था उसका शादी एक बुद्धिमती राजकुमारी से होती है। एक दिन राजकुमार जो अपनी पत्नी के सामने अपना विद्या को जो सीखने का उसको घमंड टाइप होता है, तो अपना विद्या को बढ़ाकर बखान करता है। तो वो बोलता है कि सुनो ए रानी, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान पुरुष कोई नहीं है। हम ये सोचते हैं कि विद्या में मेरे बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। ये सुनकर उस रानी उसको बोलती है कि आपके हिसाब से तो सबसे विद्या जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक विद्या नहीं जानते हैं। तो राजकुमार आश्चर्य होकर पूछता है कि बताइए ऐसा कौन सा मतलब विद्या है जिसके बारे में मैं नहीं जान पाता। तो सीधा कहते हैं कि राज, आप तिरिया चरित के बारे के विद्या नहीं जानते हैं। राजकुमार आश्चर्य होकर बोलता है ये कौन सी विद्या है, इसके बारे में तो मैंने नहीं सुना न जाना। तो राजकुमार अपनी पत्नी से पूछता है कि ये भी कोई एक विद्या है, हम इसको तो नहीं पढ़ाई किए हैं, बताइए वो कहाँ मिलेगा। हम उसको बिना पढ़े नहीं मानेंगे, सो बताइए कि हम कहाँ मिलेगा, हम उसको पढ़ेंगे। तो राजकुमारी हंस के उसको जवाब देती है कि तिरिया चरित तिरिया छिन जुन मिली। यानी दोस्तों तिरिया मतलब यहाँ पर स्त्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है नागपुरी भाषा में। दूसरे दिन राजकुमार तिरिया चरित को विद्या सीखने के लिए घोड़ा पर निकलता है और घूम घूम कर जहाँ तहाँ पर पूछता है कि तिरिया चरित का विद्या कहाँ मिलेगा। नागपुरी में दोस्त तो यहाँ पे बोल बोल का अर्थ हुआ घूम घूम कर। जितना भी आदमी थे वो मुस्कुरा के पूछता है कि तिरिया चरित का विद्या तो आपको तिरिया के पास ही मिलेगा। तिरिया चरित के विद्या को पढ़ने के लिए दूसर कोई नहीं पढ़ा सकता है। राजकुमार उसी तरह से पूछते पूछते उधर उधर जाता है। वो हैरान हो गया और फिर भी अपने उस सारा बात को आपको राजकुमारी से सुनाया और ये पूछता है कि हम सभी व्यक्ति से पूछे कि तिरिया चरित्र का विद्या कहाँ मिलेगा। सब व्यक्ति का एक जवाब था, तिरिया चरित्र का विद्या आपको तिरिया जग मिलेगा। अब वो विद्या तो हमको नहीं पा पाए, लेकिन अब हम क्या करें, तू ही बताओ कि ये विद्या हम कहाँ सीखेंगे, कहाँ हम पाएंगे, क्योंकि बिना उस विद्या तिरिया चरित्र का विद्या हम कुछ नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार बोलता है कि हम कुछ भी करके उस विद्या के बारे में मुझे बताओ, कि बिना वो विद्या को सीखा हम नहीं मानेंगे। राजकुमारी हंस के जवाब देते हैं कि मैं जैसे कहती हूँ अगर उस हिसाब से आप फॉलो कीजिए तो आपको विद्या सीख पाइएगा तिरिया चरित्र का, बाकी इसका कोई उपाय नहीं है। तो राजकुमार बोलता है बोले क्या करना पड़ेगा। तो राजकुमारी बोलती है कि रात में आप भेष बदल के चोर नियन आप अपने नगर निगम में घूमना है आपको, और आप जो देखिए सुनिएगा वो आप मुझे आन के बताइएगा। राजकुमार बोलता ठीक है, मैं वही करूँगा। और उस रात से राजकुमार भेष बदलकर अपने पूरा नगर को घूमने लगता है। कितना दिन तक वो रात घड़ी घूमा फिर राजकुमारी का जितना बात था वो राजकुमारी के कहे हिसाब से बताता है। एक रात एक सड़क के किनारे घर के पिछवाड़े जो है वहाँ सुनता है कोई सौकड़ा कर बेटा है, कोई सौकड़ा है, ठीक है, अपनी पत्नी को कुछ कहता है और बोलता है। राजकुमार उसी जगह जाकर सैकड़ा के बेटा के जो बात जो कहता अपनी पत्नी से सुनता है, कहता कि मुझे कुछ माल लाने के लिए दूसरा देश जाना है, दूसरा मुल्क जाना है,
बाबा भेज गए हैं सो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम ऐसे कैसे रहोगी, तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। अपन सास ससुर को बढ़िया से सेवा करना। मैं 3 महीना के बाद घर वापस लौटूंगा। रात के तुम्हें कोठरी में अकेले ही रहना पड़ेगा। ये सोच के मुझे दुख हो रहा है, मगर क्या कीजिएगा, समय के सामने हम लोग भी क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी पत्नी दोस्तों बोलती है, इसलिए कि जो सौकड़ा का जो पत्नी है वो बोलती है, दुख तो मुझे भी हो रहा है, मगर नहीं कमाइएगा तो कहाँ से खाएंगे। क के आगे ख कर आगे क तो आबे करेला, यानी कि जो भी हम लोग का व्यापार है वो तो करना ही पड़ेगा। मैं इसमें आपको कैसे मना कर सकती हूँ। सुबह हुआ और जो शाम के जो नौकर चौकर उसके जितना भी थे सवाइन के सौकड़ा के पास, अब उसको लाता है और वहाँ से निकल पड़ता है दूसरा मुल्क के लिए। राजकुमार इस सब देख के अपना घर वापस आता है और राजकुमारी के बात ही बताता है। राजकुमारी सुन के जवाब देती है कि रोज़ रात के आप उस सौवाइन के घर के आसपास छिप के रहिएगा, आपको वहीं तीर्थ का विद्या का जानकारी मिलेगी, मगर आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। राजकुमार बोला, मुझे कितना भी कष्ट होगा, हम ये विद्या के बिना सीखले नहीं छोड़ेंगे। अब राजकुमार रोज रात के जाकर उस सवाइन के पिछवाड़े घर में छिप के रहने लगा। एक रात क्या हुआ, सवाइन जो थी, सौकड़ा की जो पत्नी सवाइन, एक थाली में पकवान लेकर घर से निकलती है और नगर के जो उसका घर के सामने कोई मठ है वहाँ बांटने की सोचती है। ये देख राजकुमार दूरले से मतलब कि ध्यान से देखने लगता है। सवाइन मठ में जाती है और साधु जो भी मठ में होते हैं उनको सामने थाली लगती है। साधु बहुत खुश होता है और अच्छे से मौज से खाता पीता है। शेखर पीछे जो भी उसके मतलब कि सवाइन जो हुआ खूब प्रेम से बात करती है साधु के साथ। ऐसा करते के साथ उसको रोज मतलब कि ऐसा करने के दौरान जो साधु सौकड़ा की पत्नी को जवाब देती है कि अगर इसी तरह से तुम मेरी सेवा करोगी तो तुम अपने पुरुष के लिए बहुत सा पुण्य कमाओगी। से तुम रोज आना, हम तुम्हारे आसरा इंतजार में रहेंगे। राजकुमारी सब कुछ देखकर सुनकर घर के घुर जाती है और राजकुमार को मतलब कि जो भी राजकुमारी सब जो जितना इस बात है उस गौर देखने के बाद घर को वापस राजकुमारी को बताती है। राजकुमारी बोलती है, आप उसी तरह उस घर के पीछे लगे रहिए, आखिरकार आप देखिएगा कि उसके क्या होता है और आप तीर्थ की विद्या सीख जाइएगा। से राजकुमार रोज रात को सौवाइन के घर जाता है और रोज रात के सौवाइन क्या करती है, पकवान लेके साधु टीन जाती है और खियाने पियाने के बाद अपना प्यार प्रसंग दिखाती है और आधा रात कर वापस अपने घर को वापस आती है। इसी तरह 3 महीना बीत जाने के बाद साहू जो होता है, सौकड़ा जो बोल साहुआ, वो परदेश से मतलब कि पैसा वैसा कमा के वापस अपने घर वापस आता है। सौवाइन के उस सब के रखे जगह में मतलब कि बहुत सा दिन बीत जाएगा, क्योंकि वह 3 महीना के बाद अपने घर वापस लौटता है तो उसकी पत्नी को उसको जो भी है मतलब कि उसको रखने जोगाने में समय बीत जाता है। जब संध्या डूबता है, संध्या कालीन होने के पश्चात उसको मतलब कि भोजन वोजन कराती है, पुरुष को खियाते होते रात हो जाता है। से उस दोनों जन एक एक दिन का सुख दुख कैसे बीता उसके बारे में बात करने लगते हैं और इतना के बाद बिछौना के बारे में बात चलने लगता है। देर रात बीत जाने के बाद जब सेकंड साउक सुत जाता है, सैकड़ों में सौवाइन के ऊपर मालिश करने के बाद जब वो पूरी तरह से नींद में आ जाता है तो उसके बाद सौवाइन को साधु के पास जाने का फुर्सत मिल पाता है। तो वो अपने झटपट से अपने थाली में पकवान को निकालती है और साधु के पास जाती है और साधु भूख से लथपथ सौवाइन के इंतजार देख कर क्रोधित होता है, अनकसा जाता है। से सौवाइन को पहुंचने का साधु उसे खूब चिमटा सिमटा से मारता है और बोलता है, काहे इतना देर आप तुम मेरे लिए किए, मैं तो कब से भूख से तड़प रहा हूँ,
का नहीं जान रहे थे कि हम तुम्हारे आश्रम कितना देर से बैठल हैं। सवाइन उसको जवाब देती है, माफ़ कीजिए, आज मेरे पुरुष परदेश से वापस आए हैं। उंगलियों के सेवा सत्कार में, खिलाने पिलाने में और पुरुष की सेवा करने में बहुत देर हो गया। जब मेरे पुरुष पूरी तरह से निद्रा में हो गए तब मुझे आने का फुर्सत मिला। साधु बोलता है, हमको विश्वास नहीं हो रहा है, हम ऐसा शराब देंगे कि तुम जर के मर जाओगी, भस्म हो जाओगी। सवाइन रो के बोलती है, ऐसे ना कीजिए, राव जी कीजिए, कहिएगा, आप जो बोलिएगा मैं वह करूँगी। सवाइन साधु से बोलती है। साधु एक कटारी निकालता और बोलता है, लो हम तुम्हें कटारी दे रहे हैं, जाकर अपन पुरुष के मुंह यही थाली में काट के लाओ, तब हम तुम एक बनेंगे, एक तुम होंगे। नहीं तो हम गांव गांव एक कह देंगे, घूम घूम कर ये कह देंगे कि सवाइन रात में कि कौन रात में बुलाता था। साधु ये धमकी देता सवाइन को। सवाइन कटारी और थारी लेके घर जाती है और नींद में पुरुष का जो सर था उसको काट लेती है और वापस साधु के पास आती है। उसे देख के साधु उसको गाली गलौज करके चिमटा से मार मार के बोलती है कि दूर हटो हत्यारिन, तू तो अपना नींद में हुए पति का भी सर काट सकती हो, तो तू हमको क्या बचाओ पाओगी, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। साधु ठोन सवाइन के लात मार कर निकाल देता है। सवाइन पुरुष के मुंह के थारा में लाती है और उसके शव के सर के पास वापस रख कर खूब जोर जोर से रोने लगती है और ये बोलती है कि हाय दैया, कोई बुदाई, कोई दुश्मन मैं पुरुष को काट को मार दिया। उसका रोने गाने को सुनकर सास ससुर और नगर के कितना आदमी जमा हो जाता है, मगर वो देखता है कि उसका सौकड़ा का मुड़ जो था वो काटल था और वो मारा पड़ा है। उसका माँ बाप बहुत विलाप करते हैं। दूसरों मन जो भी थे उनको दुख होता है, मगर असल बात किसी को नहीं पता चल पाता है। तब ले सुबह होता है और उसका शव को अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगता है। दोस्तों, राजा बेटा जो था घर घूर के सब अपनी पत्नी को सुनाई देता है। राजकुमारी बोलती है, आप तो तीरथ चरित की विद्या तो बहुत अच्छी तरह से मिल पा रहे हैं, मगर सीख के बाद भी पूरा नहीं हो सकता है। से आप जाइए कि उस शौक को जराने के लिए घाट में क्या हो रहा, क्या तैयारी चल रहा है। राजा को बेटा जाके देखता है तो वहाँ आदमी का भीड़ लगा होता है। घाट में जो भी उस शव में लकड़ी जो होता है उसको बसरा बनाया जाता है, उस पर तेल उझल जाता है। तलक सराहा के ऊपर जैसे शव को रख दिया जाता है उसमें आग लगा दिया जाता है। आग जोर से जल उठता है। से उसी दौरान सवाइन जो है सती जग कि पिंड ओढ़ के अपना कि जो भी घूंघट में आने के बाद वो अपना सती आग में कूदने के लिए, अपने आप को प्राण को दैहिक प्राण देने के लिए कि वहाँ पहुँचती है। उसको देखने के बाद राजकुमार को बड़ा आश्चर्य महसूस होता है और अपने आप से पूछता है सब कि अब क्या इस ऐसा हुआ कि फिर प्राण दे रही है, आखिरकार तो हत्यारा अपने पति को वही है। फिर वो राजकुमार उस सवाइन से पूछता है, ऊ तो ई का। सवाइन कह के घुराती है, ई तो ऊ का। राजकुमार पूछता है, ई तो ऊ का कर मतलब समझाई दीजिए। सवाइन जवाब देती है, मोके अब समय नहीं है, राउर मोर बहिन ठीन जाइए और सूखल पोखरा में जो पानी भरती है वो राउरे सब कुछ बता देगी। बोलती है कि जो मेरा बहन के पास जाइए, जो आपका सूखल पोखरा में जो पानी भरती है उसी के पास जाइए, आपको जवाब मिलेगा। इतना कहने के बाद सवाइन आग में अपने आप को झोंक देती है और पुरुष के साथ जल के मर जाती है। उन्हें राजा भी अपना घर घूमता है, राजकुमार का बेटा जो राज का बेटा होता है, और अपनी पत्नी को बता देता है। वो सुन के कहता है, ई तो ऊ का अर्थ मोके तो नहीं बता पाया। राजकुमार बोला, तब हम सवाइन के बहिन के खोजने जा रहे हैं। हम उके खोजेंगे और ये विद्या के बिना सीखले नहीं मानेंगे।
दूसर दिन वो क्या करता है, घोड़ा चढ़ कर सवाइन के बहन के खोजने निकल लगता है। तो जिधर जाता है उसके बारे में पूछता है कि ऐसा औरत के बारे में मुझे बताइए कि जो सूखा हुआ पोखरा में पानी भरती है और मुझे उससे मुलाकात करना है, तो कहाँ मिलेगा। मगर क्यों उसको बारे में बता नहीं पाता है। तो हार नहीं मानता है और पूछते जाता है। बहुत दिन का खोज करने के बाद एक दिन दोपहर के समय एक बड़ा पेड़ तक पहुंचता है। अब आगे एक बड़ा सा पेड़ था जहां वो राजकुमार थका हुआ हरा रहता है और मन मन में बोलता है कि हम यहाँ आराम कर ले रहे हैं और घोड़ा भी मेरा आराम कर लेगा, उसके बाद नेक आगे हम लोग बढ़ेंगे। तबले उसका घोड़ा के अपने जो बगल में जो पेड़ था उसमें बांध देता है और देखता है कि एक औरत गागरा लेके आती है और बीच जो टांड था, जो दोस्तों सूखा हुआ जगह, वहाँ पे एक फूल को फेंकती है और फूल धरती के ऊपर जैसे ही गिरता है उस पर पानी लहराने लगता है और एक पोखरा बन जाता है। जनाना जैसी वो औरत जो भी थी गगरा में पानी वहाँ से भरती है और वापस चल जाते हैं। राजा बेटा देखा कि इतना भावुक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि जनाना तो कुछ पूछ ही नहीं पाता है, मगर वो मने मन ये भी खुश होकर कहता है कि अब जो काम होगा वो मेरा पूरा हो के रहेगा। यही होगा कि सौवाइन के बहन, ऐसा महसूस हो रहा कि यही सौवाइन का बहन है, वो मेरे मन के लालसा को पूरा करेगी और तीर्थ चरित्र के विद्या के बारे में पढ़ाई पूरा कर देगी, सिखा देगी मुझे। से अब मुझे यहाँ कल भी रुकना पड़ेगा। दूसरा दिन उसी टाइम जनाना फिर गगरा पानी लेके आती है और वही एक फूल फेंक देती है, तो डांड जो है फिर से पोखरा में उलट जाता है, मतलब बदल जाता है। और जो पत्नी थी पानी भरती है औरत, और राजा बेटा उसके पास पहुंचता और बोलता है हम आपसे एक ही बात पूछ रहे हैं, आप दया करके मुझे ये बात बताइए कि हम आपकी बहन को सती होने के दौरान हम उससे ये पूछे कि ऊ तो ई का, वो जवाब दिले ई तो ऊ का, हम इसका मतलब नहीं पूछ पाए। वो यही बोली कि मेरी एक बहन है जो सूखल पोखर में पानी भरती है, आप उसके पास जाइए और आप ही को वो समझा देगी। इतना कहने के बाद आपकी बहन अपने आप को आग में सती हो गई और हम आपकी खोज में निकल चुके। से 3 महिला हम अलग अलग मुल्क में घूम घूम के आपके खोज गए थे। किस्मत मेरी ऐसे था कि आपसे भेंट हुआ। से आप मुझे ये बताइए कि आपके बहन का कहने का क्या अर्थ था, ई तो ऊ का। पनिहारी जो जवाब देती है, मैं आपका मुँह मतलब बता देंगे, मगर आपको एक काम करना पड़ेगा। दोस्तों, पनिहारी जो राजकुमार को ये पूछता कि इससे पहले आपको काम करना पड़ेगा, जो मैं सूखल टांड में जो फूल गिराने के दौरान जो पानी भरल था उस फूल को आपको पानी के ऊपर है, आप उसको लेके आइए। राजा का बेटा तुरंत पानी में जाता है और वहाँ पर मतलब कि तैरते तैरते फूल लाने के लिए जाता है, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ता है फूल भी उससे और आगे हो जाता है। इसके बाद वो ज़्यादा तेज भंवर में जाता है और पीछे पीछे उसके पीछे राजकुमार भी जाता है फूल के लिए। जब जैसे ही वो फूल के जैसे नज़दीक पहुंच के धरने की कोशिश करता है, वो अचानक से डूबता है और वैसा नहीं डूबता है, राजकुमार को सीधा पाताल लोक में पहुंच जाता है। दोस्तों, जे टेट का क्वेश्चन था कि राजकुमार जब फूल लेने के लिए जाता है, नागपुरी विषय में पूछा गया था कि वो फूल लेने के दौरान डूबने के बाद वो कहाँ जाता है, तो दोस्तों पाताल लोक में जाता है। पातालपुर में 7 अप्सरा बहन थी। जहाँ वो पाताल लोक में जाता है वहाँ एक कंचन का गढ़ बनल था। गढ़ में 7 गो बहन के रहने के लिए अलग अलग कोठरी था। राजकुमार जो भी उस घर को देखने के बाद कन्फ्यूज का हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वो कहता है कि कौनो यहाँ है, हम इसके भीतर जाकर ये देखते हैं कि एकरा में आखिर कौन रहता है। लेकिन अच्छा हुआ कि इस दौरान राजकुमार जब भीतर जाता है तो रोज़ अप्सरा लोग अपनी रोज़ समयानुसार अपनी आदत के अनुसार फूल लेने जाते थे। उस समय वहाँ पर कोई नहीं था
और इधर उधर घूमकर अप्सरा के कोठरी में राजकुमार घूमता है तो देखता है कि कोई कोठरी में सोना, हीरा और मोती के साथ सामान है। सुंदर सुंदर मेज है, चौकी और पलंग है। एक मतलब किसी में तो खाने का चीज़ है और किसी में अलग अलग बहुत सा चीज़ है। लेकिन राजकुमार थक हार कर छोटकी सबसे जो रहती है उसके कमरा में पहुंचता है और उसको बहुत ज़ोर से भूख लगा होता है। तो मने मन ठान के बोलता है, कोनो है कि हम यहाँ सूत ले, मतलब जो आराम हम कर लेंगे। से वो एक चौकी पर बैठता है और सामने खाने के चीज़ देख के ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा भूखा होता है कि जे होगा सो होगा, अब हम तो अपना भूख मिटा ही लेंगे। ये कहने के बाद अप्सरा के खाए चीज़ को भर पेट खाता है और उसके सुंदर कोमल मुलायम पलंग को देख को बोलता है, अभी पलंग के ऊपर तन से आराम कर लेते हैं, आगे जो होगा सो हम देखा जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो पलंग के ऊपर मतलब कि सो जाता है राजकुमार। इधर अप्सरा लोग भी अपना भैया हतन के अनुसार फूल लेकर वापस जब आती है और अपन अपना कोठरी में जब घुसती है, प्रवेश करने के बाद छोटकी अप्सरा को बहुत भूख लगा था। वो जाके देखती है तो एक ही चीज़ वहाँ पे जो भी था खाली था और केवल वहाँ पे जूठा थाली ही था। वो हिने उन्हें देख के फिरती है। जब वो अपना पलंग पर नज़र फेरती है तो राजकुमार को नींद में सोया हुआ पाती है। उसे बड़ा अजीब महसूस होता है, लेकिन वो चुप रहती है। दोस्तों, राजकुमार अंततः छोटकी राजकुमारी के पलंग पर होता है और वहीं पे क्वेश्चन ये भी आपका कोई शिक्षक का ही पात्रता सर में था कि वो राजकुमार कहाँ से मतलब कि आराम करता है, जिसमें छोटकी अप्सरा के कमरा में आराम करता है। राजकुमार का सुंदर रंग रूप देख के उस पर मोहित हो जाती है और ये बोलती है कि आप ही जैसा राजा बेटा जो था, जो आप मेरे गोतियां हैं। अच्छा किए आप कि मेरे ही कोठरी में आप आए, मगर आपको यहाँ छिप के रहना होगा। मेरी जो बहन लोग हैं आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप पर्दे के पीछे छिप के रहिए। मैं जब बोलूँगी तो आपको इधर उधर जाना होगा। राजा बेटा वो सुंदरी अप्सरा के देख के खुश हो जाता है, मोहित हो जाता है और कहता है, आपकी दया को मैं धन मानता हूँ, आप जैसे कहिएगा मैं वैसा ही करूँगा। अप्सरा तो बोलती है कि हम सातों बहन सुबह सुबह रोज़ फूल लेने जाते हैं, तो आप उसी दौरान फूल लेने के दौरान घर के इधर उधर घूमिए, मगर इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप पूरा पश्चिम और उत्तर जाइएगा, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाइएगा। राजकुमार बोलता है, बहुत अच्छा, हम ये बात को ध्यान में रखेंगे। से वो अप्सरा को जो कोठरी में उसमें बहुत सा सुख से रहने लगा। दूसरे दिन अप्सरा अपने इच्छा के हिसाब से फूल लेने के लिए जाती है तो राजकुमार कोठरी से निकलता है और इधर उधर घूमने लगता है। नागपुरी में दोस्तों एक घूमने का अर्थ यहाँ पर बुले लग मतलब घूमने लगा, ठीक है। वो घूमते फिरते पूरब बढ़ जाता है तो एक भंडार घर को देखता है। वो जैसे उसमें जाता है वहाँ अन्न धन का बहुत सा मतलब कोई में चावल, कोई में दाल, कोई में उड़ीद, कोई में रहर, कोई में सुरगुजा, कोई में लोटनी, रकम रकम का 12 प्रकार का सामान से भरा रहता है और सब देखो मने मन रह जाता है। दूसरा दिन अप्सरा मन फिर से फूल लेने जब निकलती है तो राजकुमार पश्चिम बढ़ जाता है और पश्चिम दिशा में जाता है। वो एक जगह बड़का ऐसा घेरा देखता है जेकर भीतर बहुत सा सैकड़ों गाय भैंस बांधल रहता है। तीसरा दिन वो फिर से उत्तर दिशा में जाता है तो देखता है कि एक बड़ा सा घोड़सवार का अस्तबल है, जहाँ रकम का विभिन्न प्रकार का घोड़ा बांधल हिनहिनात है। वो इस सब को देख ताकने का बड़ा ताजुब मानता है। अब चौथा दिन वो सोचता है कि आज हम किधर जाएं। अप्सरा तो मना की है कि दक्षिण दिशा में कभी नहीं जाना है, से हम किधर जाएं, मगर ऐसा कुछ न कुछ अद्भुत बात होगा तभी उस दिशा में मुझे अप्सरा जाने के लिए मना की है। से जो होगा तो देखा जाएगा, हम उधर जाए करेंगे। ऐसा कहने के बाद ये सोचता है कि उन सब जितना अप्सरा लोग तो फूल लेने गई है वो मेरे बारे में क्या जानेगी कि मैं किस
दिशा में गया हूँ। इतना सोचकर वो दक्षिण दिशा की ओर निकलता है। तो जैसे ही थोड़ा दूर पर जाता है तो एक बड़ा खुला घर खुला होता है और देखता है कि बहुत पुराना हाथी मन जो था, वहाँ हाथी सोना के सिकड़ी में बांधल रहता है। बहुत सा चांबा होता है और उस सब को देखने के बाद उसके नज़दीक जाता है। मगर जैसे ही नज़दीक जाने के दौरान एक बड़ा हाथी उसको जोर से उठा के उसे ऐसा उठा कर फेंकता है कि राजा का बेटा वो पोखरा डाल के बर उस पर गिर जाता है। अब वो पछताता है और रोने लगता है कि हाय रे, हम गलती किए, हम दक्षिण दिशा में क्यों आए, अब हम अपना अप्सरा के पास कैसे पहुंचोगे। दोस्तों, वो सूर्य के बहार की वजह से वो पुनः तालाब को ऊपरी हिस्सा में आ जाता है, यानी कि पाताल लोक से वापस आ जाता है। अब ये सोचता है कि मैं अब अप्सरा लोक के पास कैसे जाऊंगा। वो प्यारी अप्सरा बिना हम दो जिंदा नहीं रह पाएंगे। वो रोने बिलाप कर लगता है राजकुमार। ऐसा कहने के दौरान जब क्या होता है, वो रोने के बाद सूखल पोखरा के पनिहारी फिर से पानी भरने आती है और राजा बेटा का जो रोने देख के पूछती है, आपको ऐसा क्या दुख हुआ कि आप यहाँ पे रो रहे हैं? दिल खोल के आप सब बताइए। आप जो मतलब कि आपके जो दुख होगा उसके जो भी दुख है उसका दूर करने का मैं उपाय करूँगी। राजकुमार बोलता है, हम जहाँ जा रहे थे आप वहाँ मुझे पहुँचा दीजिए, नहीं तो मेरी प्राण नहीं बचेगी। पनिहारी उससे पूछती है दोस्तों कि वहाँ क्या ऐसा बात हुआ कि जहाँ का वापस आप जाने के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर करने को तैयार हैं। तब राजकुमार जितना वहाँ का बात होता है वो एक एक बात उस पनिहारिन को बता जाती है। दोस्तों, यहाँ पनिहारिन सवाइन का बहन है, जहाँ जो सवाइन जो अपने आप को आग में जो झोंकी थी, सती हुई थी, वही दौरान पूछी, वही पनिहारिन की बात है। तब राजकुमार जितना वहाँ के बात अपने पनिहारी को बता देता है तो पनिहारी उसके बात को सीधा बोलती है कि जाइए, आप अपना बेटा को लेके आइए और उसके आप बलि दीजिए, उसका मूड़ पूज दीजिए। इसके बाद अगर ये उपाय कीजिएगा तो फिर से आप पाताल लोक जाइएगा और अप्सरा से आप शादी कर पाइएगा। दूसरा इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। राजकुमार तुरंत घोड़ा ऊपर बैठता है और बहुत तेजी से वापस घूरता है और राजकुमारी और बेटा के खुश पाकर अपने जब घर आता है तो वहाँ पर जाकर बोलता है कि मेरा काम नहीं बना, मगर हमारा मन जो विदेश में जितना दिन रहे, लेकिन उतना दिन के बाद मेरा मन जी घबरा रहा था, से तुमको देखने के लिए वापस घूरा। राजकुमार अपनी पत्नी को बोलता है घर आने के बाद, मगर वो विद्या तो बिना सीखले हमको चैन नहीं है कि ए रानी, हमके एक जगह फिर जाने का छुट्टी दीजिए। ऐसा बुझा रहा है कि हम विद्या सीखिए के वापस आएंगे, लेकिन एक बात, इसके साथ साथ बेटा का भी जा दीजिए। दोस्तों, राजकुमार अपनी पत्नी को बोलता है कि इस बार मुझे अपने बेटा का भी साथ चाहिए, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जो भी विद्या सीखने का है वो मेरा पूरा हो पाएगा। वो दुनिया के देख रही, लेकिन राजकुमारी जवाब देती है कि कैसे आप बात कर रहे हैं, इससे तो मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सुखिया मेरा छोटा सा बच्चा है, वो बेहद उसको तकलीफ़ होगा। वो काम कीजिए, आप दोनों के जाने के बाद मुझे मेरा क्या हालत होगा, मैं कैसे रह पाऊँगी घर में। लेकिन मेरा जी घबरा रहा है। मेरी जो मतलब कि जो बेटा है, इसी प्रकार किसी का तकलीफ़ न देने पड़ेंगे और मुझे इस बात का अंदेशा है कि मुझे कुछ हो न जाए। लेकिन राजकुमार बोलता है कि किसी प्रकार का कुछ आप मतलब कि शक न कीजिए, हम बाप बेटा तुरंत वापस आ पाएंगे। राजकुमार क्या करेगी बेचारा। उस दौरान वो रो धोने के बाद अपने बेटा को वापस मतलब कि वो भेजता है अपने राजकुमार अपने पति के साथ। और रास्ता में बहुत सा खाने पीने का बहुत रकम का चीज़ उसको मोटी में बांध देती है। इसके बाद बाप बेटा दोनों घोड़ा पर चढ़ते हैं, घोड़ा से कभी तेज़ी से दौड़ाते चलते हैं। दोपहर बेला जैसे ही वो गाछ तक पहुंचती हैं, अपन राजकुमार बेटा को बोलता है, बेटा यहाँ ठहर के हम लोग आराम कर लेते हैं। वो जैसे ही घोड़ा से उतरता है, घोड़ा के पेड़ में बांधने के बाद और आराम करने लगते हैं। उसी दौरान राजकुमार बोलता है
कि बेटा अब हम थक जाए हैं और क्यों ना हम यहाँ तक थोड़ा सा विश्राम कर लें। बेटा बोलता है हाँ अब मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी आराम कर लेना चाहिए। इतना कहने के बाद उसका बेटा और दोनों मतलब कि नींद में आ गया। राजकुमार तो सोने का बहाना किया, नींद उसको कहाँ से आ, पनिहारी के हिसाब से जो भी था उसके इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में उसे देखकर कूद के उठता है उसका राजकुमार और वहाँ जाके बोलता है कि देखो मैं अपना बेटा को यहाँ वापस लाया हूँ, अब कहो कि मैं क्या करूँ और प्यारी जो भी अप्सरा के पास पहुँचने के कैसे उपाय बताए। पनिहारी बोलती है मगर आपकी कटारी कहाँ। राजकुमार जवाब देता ये तलवार है ना, कटारी का क्या काम है। पनिहारी बोलती है हाँ अच्छा है, आप अपना बेटा का सर काट के मुझे दीजिए, तब मैं आपको ये उपाय बताऊंगी। राजकुमार सुनते ही तलवार खींचता कि अपना बेटा हर कर मुड़ काटने के बाद सर काट देता है और पनिहारी के पास ले जाके धरा को बोलता है बस मेरी बात सुन लीजिए। राजकुमार तलवार के रख देता है। पनिहारी के बोलती है सुनो राजा बेटा, मोर जो मेरी बहन है आपसे यही बोली थी कि ई तू का तेकर अर्थ ई है कि पर पुरुष चाहे तिरिया के प्रेम में परले शुद्ध बुद्ध हेरा जाएला। मतलब कि बड़ा बड़ा से पुरुष ऐसा है कि स्त्री के प्रेम में अपना शुद्ध बुद्ध खोज देते हैं और आदमी अपना बेस और बेकार अच्छा बुरा के बारे में फर्क नहीं कर पाता है। देखिए मेरी बहन साधु के प्रेम में पड़कर अपना पुरुष का सर काट के चल मरी और आप भी अप्सरा के प्रेम में ऐसा मात गए थे कि अपने आप पत्नी के भी ना छोड़े।